18 जून 1576 ईस्वी को वीरता की एक अलग ही पराकाष्ठा लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक और उनकी सेना ने मिल करके मुगलिया सल्तनत यानी अकबर को नाको तले चने चबवा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। 7 फीट 5 इंच हाइट थी इनकी महाराणा प्रताप की। 80 किलो के भाला धारण करते थे। इसी के साथ इनका कवच भी 72 किलो का था। इनकी हाथी का नाम राम प्रसाद था। इस प्रकार से महाराणा प्रताप और उसकी सेना ने मिल करके मुगल सेना की एकदम हालत ख़राब कर दी थी। उनको भागने के लिए दांव नहीं मिल रहा था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी युद्ध की। आखिरकार क्या हुआ था उस दिन हल्दी घाटी के युद्ध में, इसकी पूरी चर्चा हम डिटेल से करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और हम बता दें इससे पहले भी यह युद्धों की श्रृंखला चल रही है। इससे पहले भी बहुत सारे युद्धों को हमने इसी तरीके से कवर किया है और वह युद्ध प्लेलिस्ट में लगे हैं, वहां जा कर के आप उसे भी डिटेल से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे हल्दी घाटी के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। और क्या क्या हुआ था उस दिन, मतलब हल्दी घाटी के युद्ध में पूरी डिटेल से बात होगी, बस वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो महाराणा प्रताप थे यह किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी कि पीछे का हिस्ट्री जानते हैं। तो देखिए, महाराणा प्रताप के दादा यानी कि राणा संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता था, राणा संग्राम सिंह या फिर राणा सांगा, यह इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे। जी हाँ, इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा करके अपना मुगल सत्ता यहाँ पर स्थापित किया था। और इन्हीं राणा संग्राम या फिर राणा सांगा भी जिसे कहा जाता था, इन्हीं के पुत्र थे उदय सिंह द्वितीय। ठीक है, महाराजा उदय सिंह द्वितीय। और उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है, यहाँ पर देखिए राणा है, इनके आगे महाराणा ऐसे ही नहीं लगा, इनकी बहादुरी की गाथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यह है महाराणा प्रताप सिंह और इनके दादा कौन थे, राणा संग्राम सिंह या फिर जिसे राणा सांगा कहा जाता था, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। और इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर जो है मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। ठीक है, तो देखिए महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, इनका पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह और यह सिसोदिया वंश से ताल्लुक़ रखते थे। और इनका जन्म तिथि यानी कि जन्म 9 मई 1540 ईस्वी के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। इनकी माता का नाम था जयंताबाई। ठीक है, क्या माँ जयंताबाई थी। इनका जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। और इनका पेशा उदयपुर और पूरे मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जो है स्टेट समझिए, और उसका जो मेवाड़ स्टेट था और कैपिटल चित्तौड़गढ़ थी। ठीक है, और राष्ट्रीयता मतलब भारतीय थे। उम्र 56 साल, गृहनगर मेवाड़ और धर्म हिंदू और जाति के राजपूत थे। राजपूत महाराणा प्रताप सिंह, आपको यह सामने दिख रहे होंगे महाराणा प्रताप सिंह। इनकी वीरता की कथाएं तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन चलिए हम लोग पहले बैकग्राउंड देखते हैं, यानी कि पीछे क्या हुआ था। देखिए, यहाँ पर पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर जीता था। और अकबर जीतने के साथ ही, ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर जीता था और जीतने के साथ ही इसने अपना जो है साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। यहाँ दिल्ली से इसका साम्राज्य देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल यानी बंगाल तक फैल गया था। इधर पंजाब तो पाकिस्तान वाले प्रांत में भी है, तो उस समय देखिए इधर पंजाब, इधर बंगाल और इधर जम्मू कश्मीर तक इसका साम्राज्य यानी अकबर का साम्राज्य फैला था। अकबर अपना साम्राज्य दक्षिण वाले हिस्से में जमाना चाहता था और अपना व्यापार भी करना चाहता था समुद्री मार्ग से। और इसके बीच में एक रोड़ा आ रहा था यहाँ पर चित्तौड़गढ़। ठीक है, क्योंकि अकबर को इधर जाने के लिए, गुजरात में जाने के लिए बीच में जो रोड़ा आ रहा था चित्तौड़गढ़ को वह सामने से हटाना चाहता था। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि चित्तौड़गढ़ को जीता जाए, लेकिन जीत नहीं पाया। देखिए, चित्तौड़गढ़ के उस समय उदय सिंह द्वितीय थे, यानी कि इधर देखिए महाराणा प्रताप के समय में अकबर बहुत बातचीत करके अपने इसको अंडर में लेने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर चित्तौड़गढ़ में ऐसा क्या था, तो देखिए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जो है बीच में एक तरीके से केंद्र पड़ता था और अकबर को यहाँ समुद्री मार्ग यानी व्यापार करने के लिए इधर से होकर जाना पड़ता था चित्तौड़गढ़ से। और इसी के साथ साथ अकबर का सपना था कि हम दक्षिण भारत को अपने कब्जे में लें, क्योंकि देखिए इधर लगभग उत्तर भारत को पूरी तरीके से अकबर कवर कर चुका था, अपने साम्राज्य में मिला चुका था। तो वह दक्षिण भारत को भी जीतना चाहता था, जिसके लिए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ उसको जीतना जरूरी था। चित्तौड़गढ़ ही बीच का
उसके लिए मील का पत्थर साबित हो रहा था, उसे जीतना चाहता था और उधर से व्यापार करने के लिए भी जीतना चाहता था, लेकिन बीच में पड़ता था चित्तौड़गढ़। इसीलिए अकबर यहाँ पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, बैकग्राउंड हमने देखा अकबर क्यों इधर आना चाहता था, क्योंकि व्यापार प्लस दक्षिण राज्यों को जीतने के लिए अकबर की चाहत थी। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसी के साथ ही अक्टूबर 1567 ईस्वी में, यानी कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उस समय उदय सिंह द्वितीय वहाँ के राजा थे, यानी अकबर सिंह के पापा। ठीक है, अकबर सिंह के पापा उस समय यहाँ का राज करते थे। अकबर अपनी भारी सेनाओं के साथ वहाँ पर कूच किया, इतनी भारी सेना लेकर पहुँचा कि वहाँ के जो मेवाड़ शासक थे यानी कि उदय सिंह द्वितीय थे, उन्होंने भी कहा कि हम युद्ध में पूरी तरीके से डट के सामना करेंगे। लेकिन उदय सिंह द्वितीय सामना करते, लेकिन इधर अकबर की सेना इतनी विशाल थी और पूरे मेवाड़ की यानी कि चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा को देखते हुए अकबर के जो दरबारी थे यानी कि जो सेनापति वगैरह थे, इन्होंने इनको उदय सिंह द्वितीय को सलाह दिया कि महाराजा आप अगर जिंदा रहेंगे तो ही ना चित्तौड़गढ़ को संभाला जाएगा। अतः इस तरीके से उदय सिंह द्वितीय को सलाह दिया गया और राज्य की जिम्मेदारियों को देखते हुए उदय सिंह अपने पूरे परिवार के साथ वन को निकल जाते हैं। ठीक है, मेवाड़ के शासक थे पहले, मतलब चित्तौड़गढ़ के, और वह चल जाते हैं वन में इस तरीके से। और वहाँ पर उनके जो दो सेनापति थे, जयमल और फत्ता। कौन से जयमल और फत्ता की कहानियाँ आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। किसके समय के थे? उदय सिंह के मतलब सेनापति थे। जयमल और फत्ता ने पूरी तरीके से अपनी कमाल संभाल लिया, यानी कि अकबर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और किले के अंदर, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर यानी कि दीवारों पर अपनी सेनाएं लगा दी हैं, और चित्तौड़गढ़ के किले के बाहर अकबर की सेनाएं लगी हुई थी। अब किले के अंदर का राशन जब तक था तब तक तो युद्ध हुआ, क्योंकि अकबर की जो सेना थी, सेना विशाल थी और पूरे किले को घेर करके बैठी हुई थी। अब देखिए फरवरी कितना 2-3 माह तक युद्ध चलता रहा, यानी कि किले के अंदर का सामग्री जब तक थी तब तक चला युद्ध। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, फरवरी 1568 में जयमल यानी कि जयमल राठौर कमांडर था सेना का, वह मारा गया। अब देखिए मारा गया, कैसे मारा गया। उस समय जो किले की दीवार थी उस पर खड़ा होकर के रात्रि में भ्रमण कर रहा था, सेनाओं को देख रहा था, और इधर अकबर था। अकबर को यह पता नहीं था कि यह जयमल है। अकबर ने तीर से निशाना लगाया और दुर्भाग्यवश जा करके जयमल को लग गया, जयमल राठौर को लग गया। और अकबर को यह नहीं पता कि जयमल मारा गया। अकबर ने यह सोचकर मारा कि कोई है, और अकबर का निशाना बहुत ही तगड़ा था, चूकता नहीं था। तो अकबर ने यह नहीं सोचा कि वह जयमल ही है, सोचा कि कोई है, और अपने तीर कमान से छोड़कर मारा और जयमल को लग गया। और इसी लगने के साथ वहाँ का जो कमांडर मारा गया, क्योंकि किसी भी राज्य का प्रमुख होता है कमांडर, सेनापति, अगर वह गया तो पूरी तरीके से सेना गई, यानी कि राज्य गया। तो जयमल मारा जाता है और इसी के साथ अकबर की जीत होती है, यानी कि अकबर चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के साथ अकबर, देखिए अकबर को लोग महान कहते हैं ना, कि अकबर महान था, सम्राट अकबर महान था, घंटा महान था। देखिए यहाँ पर अकबर ने, यह बहुत बड़ा दाग है अकबर के ऊपर। अकबर चित्तौड़गढ़ किले के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ के बेगुनाहों को, निर्दोषों को पूरी तरीके से कटवा डालता है। कहा जाता है कि एक भी राजपूत को उसने जिंदा नहीं छोड़ा था, यहाँ तक बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ा था। अकबर ने सभी बेगुनाहों और निर्दोषों को कटवा डाला। अकबर को महान कहते हैं लोग। देखिए यह सबसे बड़ा कलंक है अकबर के ऊपर। महान है तो ऐसे किया, ऐसा काम किया, ठीक है, बेगुनाहों को कटवा दिया वहाँ पर। अब देखिए अब इसी के साथ जो उनके पिताजी यानी कि उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे, भागे थे, मतलब वन को चले गए थे, लेकिन पूरा हिस्सा तो अकबर कवर नहीं कर पाया। कुछ हिस्सा उदय सिंह द्वितीय के कब्जे में ही था मेवाड़ के, और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पश्चात यहाँ पर देखिए 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप अपने पिता की जगह वापस गद्दी पर बैठते हैं। अब गद्दी पर बैठते हैं तो अकबर इनसे बहुत डरता था। 7 फीट 5 इंच हाइट थी इनकी, और इनकी कद काठी इतनी लंबी थी कि दुश्मन देखते ही भागता था। ठीक है, इतना ज़्यादा यह विशाल थे, इनका शरीर विशाल था, स्वस्थ थे, कि दुश्मन देखते ही डरता था और किसी को इनके आगे लड़ने की औकात नहीं थी। इसीलिए जो है अकबर बातचीत के रास्ते से इन्हें पटाने की, मतलब बातचीत के रास्ते से हल निकालने की कोशिश की। पहले जलाल खान को भेजा और कहा कि महाराणा प्रताप आप हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप, अब इसकी अधीनता स्वीकार करेंगे मुगलों की। ठीक है,
तो जलाल खान को जलील करके भेज दिया महाराणा प्रताप ने, जलाल खान को लौटा दिया। उसके बाद अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को भेजा, राजा मान सिंह को भेजा। और राजा मान सिंह को जब भेजा तो देखिए कहा जाता है कि एक कहानी है कि मान सिंह जब आए यहाँ पर इससे राणा प्रताप से मिलने, तो राणा प्रताप सिंह ने भोजन पर इसको बुलाया, लेकिन भोजन पर अपने स्वयं नहीं गए, अपने पुत्र को भेजा। और पुत्र को जब मान सिंह देखा तो वो पूछा महाराणा प्रताप कहाँ हैं, तो इसके पुत्र ने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मान सिंह था जो जिद करने लगा कि नहीं महाराणा प्रताप को बुलाइए, हम उनके साथ भोजन करेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं आए। इससे मान सिंह एकदम आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, कहने लगा कि यह मेरा अपमान है, मैं आपके द्वारा आए और आप मेरे साथ भोजन नहीं कर सकते, मेरे साथ बात नहीं कर सकते। तो मान सिंह पूरी तरीके से बबूला हो गया और उनको गालियाँ वगैरह मतलब अपमान शब्द कहने लगा। और फिर तब तक महाराणा प्रताप आए और मान सिंह को एकदम जलील करके, एकदम बेइज्जत करके मान सिंह को भेजे। इनको खूब खरी खोटी सुनाए। मान सिंह यानी कि राजपूत होकर के जा करके मुगलों का साथ दे रहे हो। हम आपको बता दें मान सिंह कौन थे, राजपूत ही थे, इन्हीं के घराने मतलब इन्हीं के राजपूत ही थे, लेकिन जा करके मुगलों का साथ दे रहे थे। यही कारण, अगर सभी मुगलों के खिलाफ अगर सभी राजपूत एक हो गए होते तो आज हम सबको बाबर झाबर और इधर अकबर शाहजहाँ कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, कब के ये सब खत्म हो चुके होते। लेकिन क्या करें, अपने ही कुछ गद्दार निकल जाते हैं। यहाँ पर मान सिंह जो था साथ दे दिया था अकबर का, उनके दरबारी था। तो इस प्रकार से यहाँ पर राणा प्रताप मान सिंह को जलील करके भेज देते हैं। इस प्रकार मान सिंह एकदम आग बबूला हो जाता है और जा करके अपनी कहानी अकबर को सुनाता है कि महाराज हमारे साथ महाराणा प्रताप ने ये किया। तो अकबर ने एकदम अपनी पूरी सेना तैयार की कि कैसे महाराणा प्रताप की ऐसी हिम्मत की, ऐसा किया, अपनी पूरी सेना तैयार करने लग जाता है अकबर। उसके बाद अकबर ने क्या किया, राजा टोडरमल को भेजा जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो टोडरमल को भेजा तब भी बात नहीं बनी। अब देखिए अकबर ने क्या किया, जून 1576 में आक्रमण करने की घोषणा कर दी। किस पर, अकबर पर आक्रमण करने की मतलब अकबर जो है महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। अब देखिए कैसे शुरू हुआ युद्ध, तो इसके पीछे देखिए 3 मई को मुगलों ने हल्दी घाटी के दक्षिण में हल्दी घाटी गांव में प्रवेश किया। जहां पर लड़ाई हुई हल्दी घाटी थी, लेकिन उस गांव का भी नाम था हल्दी घाटी, और वहां की मिट्टियां भी हल्दी की तरह पीली थीं। और लड़ाई कहाँ हुई थी, अरावली रेंज में हुई थी, अरावली पर्वत में हुई थी। और वहाँ पर एक घाटी है और घाटी का जो रंग है यानी कि मिट्टी का रंग है पीला था, पीली हल्दी की तरह। इसी के नाम पर इस युद्ध का नाम रखा गया हल्दी घाटी। लेकिन युद्ध के पश्चात इतना खून बहा, इतना रक्तपात हुआ कि वहाँ पर जो पीली मिट्टी थी पूरी तरीके से लाल पड़ गई थी। अब देखिए अस्थायी राजधानी इसकी कुंभलगढ़ थी और मुगलों ने वहाँ के भूगोल के अनुसार युद्ध करने के लिए आवश्यकता तैयारी शुरू कर दी। यानी मुगलों ने अपना पूरा देखा कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, अपनी पूरी तरीके से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। और देखिए 18 जून 1576 को सूर्योदय से पहले ही मुगलों ने अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ और एक भील ने खमनोर के पास एक बहुत बड़ी सेना को नदी के किनारे एकत्र हुए देखा, तो इसके बाद हल्दी घाटी में अपना अभियान शुरू किया। यानी मुगलों के खिलाफ इधर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना तैयार करने लगे, ठीक है। इस तरीके से तैयारियां शुरू हो गई। और इधर देखिए अब अकबर ने अजमेर से अनाउंस कर दिया कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाए। 1576 जून में घोषणा कर दिया। अब जब घोषणा कर दिया तो इधर तैयारियां शुरू होने लगीं और युद्ध 4 घंटे तक चला था। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सेना की तुलना करते हैं, किसके पास कितनी सेना थी। तो देखिए इधर महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000, 15 से 20,000 सेना थी। लेकिन इनकी सेना में हाथियों की भरमार थी, हाथियों की संख्या बहुत थी, जो कि इनके लिए एक प्लस पॉइंट था। और अफगानों का भी साथ था। अफगान तो हमेशा से मुगल के खिलाफ रहे ही थे, तो अफगानों का साथ जो है महाराणा प्रताप को प्राप्त हुआ था। और इधर मुगल सेना की बात करें तो मुगल सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह कर रहा था। देखिए अकबर स्वयं नहीं है, इसका नेतृत्व मान सिंह कर रहा है। और 80,000 प्लस सेना थी। इधर इनकी सेना 15 से 20,000, यानी कि लगभग कई 5 गुना, ठीक है। 20,000 इनकी और 80,000 इनकी। और इनकी सेना में राजपूत भी थे, कुछ धोखेबाज मतलब इधर से मिले हुए राजपूत थे। यही कारण है कि चित्तौड़ यानी कि महाराणा प्रताप के हार का कारण बना। यदि सभी राजपूत साथ में रहे होते, महाराणा प्रताप का साथ दिया होता, तो आज मुगल वह यहाँ पर मतलब मुगल जीत नहीं पाते। अब देखिए 18 जून
1576 को युद्ध एकदम तय हुआ। कहाँ पर? अरावली रेंज में। देखिए युद्ध का भूमि क्या था, मतलब युद्ध एक प्रकार की घाटी में लड़ा गया था। घाटी किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच के स्थान को घाटी कहते हैं। तो अरावली रेंज में लगभग युद्ध भूमि की लंबाई थी 5 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो थी 1 किलोमीटर, यानी कि 1 × 5 यानी 5/1 के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए हल्दी घाटी का भूगोल, हमने बताया हल्दी घाटी के युद्ध को समझने के लिए हल्दी घाटी के भूगोल को समझना बेहद आवश्यक है। यह जगह अरावली के पहाड़ियों में एक छोटे से गांव जो कि उदयपुर से 44 किलोमीटर उत्तर की तरफ स्थित है, ठीक है। और समुद्र तल से 1839 मीटर ऊंचे हल्दी घाटी के मुलायम और पीली मिट्टी है जो कि हल्दी जैसी दिखती है, इसीलिए हल्दी घाटी इसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर मिट्टी का हमने फोटो भी लगाया है, तो इसी तरीके से कुछ दिखती है मिट्टी। देखिए अब देखिए युद्ध शुरू हो गया एकदम घमासान। अब देखिए हमने पहले ही बताया था कि इनका भाला जो था 80 किलो के भाला लेते थे और इनका कवच जो था शरीर पर 72 किलो कवच था और इनकी हाइट तो 7 यानी कि 7 फीट 5 इंच थी। एकदम भयानक लगते थे, जिसे देखकर ही मुगल सेना में दहशत फैलती थी कि यह कौन आ गया, कौन आ गया। अब देखिए अब युद्ध शुरू हो गया। अब राणा प्रताप की सेना और मुगल की सेना एकदम आमने सामने भिड़ गई। शुरुआती दौर में तो राणा प्रताप की सेना एकदम विजय की ओर, मतलब एकदम मुगलों को काट पीट कर एकदम आगे बढ़ती जा रही थी और इधर अकबर की सेना में भगदड़ सा मच गया था। अकबर की सेना धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही थी, लेकिन अकबर ने यहाँ चला चाल। अकबर ने तोपखाने का यूज किया और जैसे ही मतलब अकबर की सेना हारने लगी, जो अपना रिजर्व सेना रखा था एक जगह अलग से खड़ा करके, उसको भी इसमें भिड़ा दिया। अब देखिए धीरे धीरे महाराणा प्रताप की सेना कमज़ोर पड़ने लगी और अकबर की सेना 20 धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो इधर महाराणा प्रताप ने एक प्लान सोचा कि देखिए कि मान सिंह जो नेतृत्व कर रहा था कि पहले मान सिंह को ही मारा जाए, क्योंकि अगर सेनापति मर गया तो समझिए युद्ध जीत गए। तो इसी नीति के साथ महाराणा प्रताप ने अपने चेतक के साथ मान सिंह के पास चल देते हैं। मान सिंह जो था उसके अगल बगल सेनाएं थी, मान सिंह केंद्र में चल रहा था। तो राणा प्रताप अपनी जान को जोखिम में लगा करके पूरी तरीके से सोचे कि आर या पार अपने चेतक पर सवार होकर के मान सिंह के पास चल दिए। और चेतक की रफ्तार तो ऐसी थी कि कहानी भी कहा जाता था कि रण चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा से पाला था, जो तनिक हवा की बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी कि चेतक की कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। और चेतक जो इनका घोड़ा था राणा प्रताप, इसके मुकुट पर यानी कि उसके मुंह पर हाथी का मुखौटा लगाते थे कि दुश्मन सेना की हाथी और घोड़े देखकर समझ ही नहीं पाते थे कि यह आखिरकार हाथी पर बैठ के लड़ रहे हैं कि घोड़े पर बैठ कर लड़ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो इनका चेतक था और अपने चेतक के साथ पूरी तरीके से काटते पीटते मुगल सेना के बीचों बीच जा पहुँचे। और जो इनका सेनापति मान सिंह था, और बता दें राणा प्रताप के तलवार में इतना धार था, इतना तेज था कि मार देते थे कि देखिए यहाँ पर इनका एक सेनापति और था, इनका मार दिए कि बीचों बीच से कटकर घोड़े सहित एकदम अगल बगल यानी कि बीचों बीच मार दिए, बेचारा कट के 2 भागों में बट गया। और इधर महाराणा प्रताप अब सोचे कि युद्ध जीतने का एक ही तरीका है कि मान सिंह को कैसे करके मारा जाए। तो राणा प्रताप जी क्या किए कि देखिए यह जो केंद्र में मान सिंह लड़ रहा था, अपने घोड़े के सवार को उनके हाथी के ऊपर से, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर घोड़ा जो है इनके हाथी के ऊपर से उड़ा करके भाला से मान सिंह पर एकदम जबरदस्त प्रहार किए। लेकिन मान सिंह की उस समय किस्मत अच्छी थी कि भाला जो था मान सिंह से थोड़ा सा मिस हो गया। और इसी मिस होने के साथ जो मान सिंह के अन्य जो वहाँ पर धुरंधर थे लड़ रहे थे, अकबर, ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े के पैर में यहाँ पर चोट लग जाती है। और चोट लगने के साथ महाराणा प्रताप के घोड़े के पैर कट जाता है। कट के मतलब अलग नहीं होता है, यहाँ से खूनों की धार बहुत तेज बहने लगती है। अब देखिए महाराणा प्रताप के पास एक ही विकल्प था कि वहाँ पर इनके जो समर्थक थे, इनके अगल बगल के थे, इनको बचा कर कहें कि महाराज आप थोड़ा मतलब यहाँ से अलग होइए, क्योंकि हम जब जीवित रहेंगे तभी तो युद्ध लड़ेंगे। तो एक तरीके से कहिए महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जैसे इनका पैर कटा और महाराणा प्रताप बीचों बीच केंद्र में दुश्मन सेना से घिर गए, तो चेतक को यह समझ में आ गया कि हमारे स्वामी को बचना बहुत ही जरूरी है। तो चेतक एकदम हवा की रफ्तार से भागता हुआ पूरे युद्ध भूमि से भागा, यानी कि युद्ध भूमि से बहुत तीव्र गति से हवा के वेग से भागा। और इसका सेना जो चेतक का पीछा अकबर की सेना यानी मान सिंह की सेना ने चेतक का पीछा किया, लेकिन इनके बस का था कि
चेतक को पकड़ लें, वही चेतक जिनकी रफ्तार से हवा भी शर्मसार हो जाता था कि इतनी रफ्तार थी चेतक की। तो देखिए अब महाराणा प्रताप सिंह को चेतक युद्ध भूमि से बहुत दूर ले जा रहा था। तब तक पीछे से इनकी सेना, महाराणा मान सिंह की सेना इनको दौड़ा रही थी, इनका पीछा कर रही थी, लेकिन बीच में एक पड़ गया नाला। हम बता दें 26 फीट गैप था नाले का, लेकिन चेतक इतना अपना जो है अपने स्वामी को, महाराणा प्रताप बचाने के लिए अपना पूरा एकदम आखिरी एकदम पूरा जोर लगा दिया, और जोर लगाने के साथ यहाँ से जंप लगाया और 26 फीट नाले को क्रॉस कर गया। और 26 फीट नाले को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर मान सिंह की सेना यानी कि दुश्मन मुगल सेना पहुँच नहीं पाई, क्योंकि 26 फीट बहुत होता है। और चेतक ने अपनी पूरी जोर लगा के 26 फीट के नालों को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के साथ ही उसका चेतक की वहाँ पर गिरा और चेतक की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जिसके राणा प्रताप को बहुत दुख किया, क्योंकि अपने उसे भाई की तरह अपने उसको मानते थे। और चेतक के अलावा महाराणा प्रताप के पास एक और भी इनकी सवारी था, हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद भी बहुत ही युद्ध में भूमिका निभाता है। अब देखिए, हम कहा जाता है कि जो इनकी महाराणा प्रताप इधर तो मतलब बच गए, इधर 26 फीट नाले के क्रॉस आ गए, और इधर महाराणा प्रताप न तो देखिए महाराणा प्रताप की न तो हार हुई और न ही मुगल सेना की जीत हुई। ठीक है, यानी कि युद्ध और निर्णायक रहा। मुगल सेना पूरी तरीके से महाराणा प्रताप की सेना यानी चित्तौड़गढ़ को जीत नहीं पाते इधर, यानी कि मुगल सेना की न तो जीत हुई और महाराणा प्रताप की न तो हार हुई। लेकिन इनकी जो एक हाथी थी ना, राम प्रसाद हाथी को अकबर किसी तरीके से काबू करके अपने पास लेता चला गया, अपने राज्य में लेता चला गया। और कहा जाता है कि हाथी इतनी वफादार थी कि हाथी ने महाराणा प्रताप के गम में एक दिन भी भोजन नहीं किया, और अकबर के कब्जे में ही अकबर ने बहुत प्रयत्न किया कि हाथी को खिलाया पिलाया जाए, इसे अपने अंडर में लिया जाए, लेकिन हाथी ने महाराणा प्रताप के वियोग में यानी महाराणा प्रताप की ओर से अपना मतलब फर्ज निभाते हुए उसने कुछ खाया पिया नहीं और धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दिया। अब देखिए युद्ध के पश्चात की परिस्थिति क्या थी। मतलब युद्ध तो अब खत्म हो गया, न कोई जीता और न कोई हारा, मतलब न मुगल सेना जीत पाई और न ही महाराणा प्रताप हार पाए। देखिए अब युद्ध के पश्चात की स्थिति क्या बनी थी। देखिए युद्ध के पश्चात की परिस्थिति यानी कि हल्दी घाटी की युद्ध के बाद भी राणा प्रताप मुगलों से युद्ध करते रहे। वे लगातार गुरिल्ला पद्धति से मुगलों को प्रहार करते रहे, यानी कि महाराणा प्रताप अलग वन में तो चले जाते, लेकिन उनको एक साथ मिलता है, भामाशाह का साथ मिलता है। भामाशाह ने अपनी अपनी बहुत सारी दौलत दी, उनको सेना में मदद किया, और इसी के साथ ही मुगल सेना पर हमेशा गुरिल्ला पद्धति से कभी किसी अन्य प्रकार से मुगल सेना पर हमेशा से राणा प्रताप आक्रमण करते रहे, मुगल सेना के नाक में दम करते रहे। ठीक है, यह अपना महल छोड़ जंगलों में रहकर भी उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मुगल सेना मेवाड़ के शांति से न रह सके, मुगल सेना मेवाड़ में शांति से न रह सके, क्योंकि मेवाड़ के कुछ भाग को अकबर ने कब्जे कर लिया था। इसी दौरान महाराणा प्रताप की आर्थिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ा था। उन्हें भामाशाह के नाम से एक दानवीर मिले, जिन्होंने अपना समस्त धन एवं संपत्ति उन्हें दान कर दिया। हमने बताया ना भामाशाह मिले थे। भामाशाह यानी कि महाराणा प्रताप के दाहिने हाथ थे, उन्होंने अपना सारी संपत्ति, अपनी सेना महाराणा प्रताप को दान कर दी, और उनकी प्रेरणा से ही कई जमींदारों और सरदारों ने भी महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। देखिए, और यहाँ पर भील जनजाति ने युद्ध के साथ ही प्रताप को जंगल में रहने में मदद की थी। उन्होंने नई रणनीति का प्रयोग किया, जिससे आग में झुलसी धरती का उपयोग, कुओं को जहरीला करना, संबंधित क्षेत्रों को आम लोगों को निकासी व्यवस्था, छापेमार पद्धति, यानी ठीक है, इस प्रकार से पद्धति से वो मुगल सेना में लूटपाट करते रहे और मुगल की सेना में नाक में एकदम दम करके रख दिए। उन्होंने राजस्थान में कई क्षेत्रों में मुगलों के आधिपत्य से मुक्त कराया, और 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। ठीक है, और देखिए अब आप लोग सोच रहे हैं इसमें कौन जीता। कहा जाता है अकबर जीता। अकबर तो जीता नहीं था, महाराणा प्रताप को जिंदगी भर नहीं पकड़ा पाया। इधर देखिए महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई। तो देखिए यहाँ पर महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई। देखिए महाराणा प्रताप विभिन्न युद्ध और वनों में जीवन यापन करते हुए प्रताप ने कई दुर्घटनाएं देखी थी, जिसके कारण उन्हें घाव भी लगी थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक शेर का शिकार कर रहे थे, और शेर के पंजे से घायल होने के पश्चात यानी घायल होने की अवस्था में कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु राजस्थान के चावंड में हुई। कहा जाता है कि अकबर प्रताप की सेना से वीरता इतना बड़ा प्रशंसक था
ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि अकबर प्रताप की वीरता से इतना बड़ा प्रशंसक था कि जब उसने प्रताप की मृत्यु का पता चला तो वह रोने लगा। कौन? अकबर। क्योंकि अकबर जानता था कि वह कितने महान थे, उन्हें अपने में मिलाने का प्रयत्न किया, लेकिन महाराणा प्रताप अपनी आन बान शान के कारण उसे मिले नहीं, और महाराणा प्रताप के मरने का दुख अकबर को भी हुआ। देखिए, अकबर रोने लगा। और प्रताप के बाद प्रताप का जो पुत्र था, यानी महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह था, उनका अमर सिंह ने उनका सिंहासन संभाला। ठीक है, अमर सिंह महाराणा प्रताप की जगह सिंहासन संभाला, लेकिन महाराणा प्रताप ने अमर सिंह से कहा था कि बेटा कि कोई की मतलब किसी भी हालत में मुगलों की अधिपति यानी मुगलों के अंडर में न आना, लेकिन इनके जो मुगलों के सामने घुटने न टेकना और चित्तौड़ वापस हासिल करके रहना। महाराणा प्रताप ने अपने बेटे से कहा था, लेकिन 1614 ईस्वी में उनके बेटे ने अकबर के बेटे जहांगीर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, उनके बेटे ने। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और हमेशा उनके नाक में दम करके रखा, मुगलों को परेशान करके रखा। इस तरीके से हमने हल्दी घाटी का युद्ध को पूरी तरीके से विस्तार से आपको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा और ज़रूर बताइएगा। और हम बता दें कि ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर आएंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तो देखेंगे कि मतलब प्लेलिस्ट में हमारे बहुत सारे कोर्सेज करा रखे हैं हमने। देखिए, वर्ल्ड मैप की पूरी तरीके से सीरीज उसमें पड़ी हुई है, ट्रिकी वीडियो हमने बनाए हैं, शॉर्ट वीडियो, और युद्धों की भी पूरी प्लेलिस्ट में पूरे युद्धों को श्रृंखला लगी है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अब तक देखे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में सभी जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।